हम लोग देख रहे हैं महाजनपद काल। ठीक, महाजनपद काल में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को लास्ट क्लास में देखा था। आगे देखिए, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें लोहे का उपयोग व्यापक रूप से होने लगता है। ठीक है, अब इसमें लोहा, इनको 6ठी शताब्दी बीसी में यानी उत्तर वैदिक काल में इन लोगों ने लोहे के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। महाजनपद काल आने पे इसका व्यापक रूप से उपयोग शुरू होता है और इसका उपयोग ये लोग दो जगह पे विशेष रूप से करते हैं, एक तो कृषि में और दूसरा युद्ध में। कहाँ कहाँ पे? कृषि में और युद्ध में। तो इससे जब कृषि में प्रयोग होता है तो कृषि में सुधार होता है, खेत की अच्छे से जुताई हो पाती है, ठीक है, जिससे उत्पादकता बढ़ती है। दूसरा, युद्ध में अलग अलग तरीके के हथियार बनाए जाते हैं, जैसे तलवार, भाले, ठीक है, फरसे, इस तरीके की चीज़ों के निर्माण से जहाँ पहले लाठी डंडों से युद्ध होता था वहाँ तीर से युद्ध होता था, अब तीर के आगे भी लोहे का उपयोग होने लगा। ठीक, तो युद्ध में भी सुधार हो गया, युद्ध जो है निर्णायक होने लगा। आसानी से किसी का हाथ काट देना, गर्दन काट देना, है ना, मार देना, वो आसान हो गया। लोहे के औजारों से जंगल साफ़ किए गए और उससे नई खेती के लिए भूमि मिल गई, जंगल साफ हुआ, कृषि योग्य भूमि मिली और इससे उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या में वृद्धि हो गई। जब उत्पादन बढ़ा तो लोगों को खाने पीने और अस्थायी रूप से निवास करने, रहने, तो जीवन ज़्यादा संतुलित हो गया। पहले क्या था? घुमक्कड़ी जीवन था। पशुपालन जब तक ऋग्वैदिक काल में था तो जानवर को चराने के लिए चरागाह चाहिए, एक जगह पे 2-3 महीने रुके, वहाँ सब खत्म हो गया तो आगे बढ़ गए, फिर और आगे बढ़ गए, तो वो स्थिर नहीं हो पाते थे। जब स्थिर हुए तो उससे उत्पादन भी बढ़ा और जनसंख्या भी बढ़ी। ठीक है, तो गांव की तरह से स्वरूप हो गया, गांव बसने लगा। आसपास देखो, गांव के आसपास क्या होता है? खेत होते हैं और लोग एक किनारे पे रह रहे होते हैं या बीच में रह रहे होते हैं, हर तरफ खेत होता है। तो इस तरीके की व्यवस्था हो गई। ये तकनीकी प्रगति राज्य निर्माण में सहायक रही और ये तकनीकी रूप से विकास क्या था? लोहे का उपयोग। तो लोहे ने एक क्रांतिकारी जो है परिवर्तन ला दिया, ठीक है, जिससे इंसान की शक्ति बढ़ गई और जिसके पास लोहे का नियंत्रण ज़्यादा था उसकी शक्ति उतनी ज़्यादा बढ़ गई। मगध इतना तीव्र गति से विकास और इतना पावरफुल इसलिए बनेगा क्योंकि उसने लोहे का सबसे सही समय पे और सही तरीके से उपयोग कर लिया। उसके पास लौह अयस्क का भंडार भी था और उसके उपयोग में उसने तेज़ी दिखाई और उसकी भौगोलिक अवस्थिति भी कुछ ऐसी थी, नदियों से घिरा हुआ था कि वो सुरक्षित था, तो दूसरों पे हमला करता गया और आगे की तरफ बढ़ता चला गया। क्लियर? यस। दूसरा है कृषि का विस्तार। महाजनपद काल में उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा कृषि का विस्तार ज़्यादा होता है, ठीक है, और जब कृषि का विस्तार हुआ तो अर्थव्यवस्था का आधार बन गई कृषि। वैसे उत्तर वैदिक काल में भी कृषि जो है वो अर्थव्यवस्था के आधार बनने की तरफ अग्रसर हो गई थी, लेकिन महाजनपद काल में अर्थव्यवस्था का स्पष्ट रूप से कृषि आधार बन जाती है। जो गंगा घाटी की उपजाऊ भूमि है इसने कृषि को बढ़ावा दिया। ये लोग गंगा की तरफ शिफ्ट होते हैं, ये उपजाऊ भूमि है और यहाँ पर अच्छा खासा उत्पादन शुरू हो जाता है। ठीक है, धान की खेती हो रही, गेहूँ हो रहा है, जौ हो रहा है, उगाया जा रहा। सिंचाई के साधनों का भी उपयोग बढ़ा। ठीक है, सिंचाई के साधनों के लिए भी इन्होंने अलग अलग तरीके की चीज़ें यूज किया। अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन का मतलब उत्पादन अब उपयोग से ज़्यादा। साल भर में अगर हम 100 किलो खा सकता था एक परिवार, तो अब कितना होने लगा? 150 किलो, 200 किलो। अधिशेष मतलब अतिरिक्त उत्पादन होने लगा, जिससे फिर क्या हुआ? व्यापार और नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। तो जो अतिरिक्त होगा वो क्या करेगा? व्यक्ति उसको बेचेगा और जब बेचेगा तो उससे पैसे आएंगे, पैसा आएगा, स्थिरता आएगी। ठीक है ना? तो इस तरीके से व्यापार शुरू हो गया और फिर इसने किसको प्रोत्साहन दिया? नगरीकरण को। नगरीकरण क्या है भाई? धीरे धीरे विकास। अस्थाई पहले जीवन हुआ, जीवन अस्थाई हुआ तो फिर उसने रहने की व्यवस्था अस्थाई करना शुरू कर दिया, घर को अस्थाई बनाना शुरू कर दिया, सड़कों का विकास, नालियों का विकास, है ना, जीवन यापन की चीज़ों को और ज़्यादा इजी। जैसे हड़प्पा में आपने देखा था, हड़प्पा सभ्यता कैसी है? एक नगरीय सभ्यता है। क्लियर? तीसरा, व्यापार और वाणिज्य, इनका विकास शुरू हुआ। इस काल में व्यापार और वाणिज्य का तेज़ी से विकास होता है। क्यों होता है? क्योंकि अब उत्पादन बढ़ने लगा है, उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है। आंतरिक और बाहरी व्यापार दोनों विकसित हुए। आंतरिक व्यापार भी हो रहा है और बाह्य व्यापार हो रहा है, दोनों व्यापार दोनों विकसित हुए। व्यापारी वर्ग जिसमें सेठ है, श्रेष्ठी है, ये उभरा। क्योंकि जैसे अब मान लीजिए इन्होंने कृषि करी, 200 किलो इनके पास अनाज हो गया, 100 किलो की खपत है,
तो इन्होंने अगला 100 किलो क्या करेंगे, व्यापारी को बाजार में ले जाके बेच दिया। अब व्यापारी आगे देखेगा उसको कहाँ बेचना है, कैसे करना है, ठीक है ना, जैसे आज के समय में होता है। इसी तरीके से निष्क, पड़ आदि जैसी मुद्राओं का उपयोग शुरू हुआ। अब ये देंगे तो उसके बदले में इनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, तो या तो वस्तु मिलेगी, वस्तु विनिमय करेंगे, या फिर उसके बदले में मुद्रा मिलेगी। व्यापारिक मार्गों के विकास से विभिन्न क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ा। जो आपका अतिरिक्त उत्पादन था वो उन क्षेत्रों में पहुंचने लगा जहां पे धान की खेती नहीं हो रही है, जहां उत्पादन नहीं हो रहा है, जहां ज़रूरतें हैं, ठीक है। आर्थिक समृद्धि का संकेत था जो ये व्यापारिक मार्गों के विकास का मार्ग स्पष्ट हुआ। क्लियर, बात समझ में आ रही है। इसके बाद श्रेणियों का विकास। श्रेणियों का विकास का मतलब जैसे शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने समूह में संगठित हो गए। तो जो शिल्पकार थे, शिल्पकार का मतलब जैसे कारपेंटर शिल्पकार है, कपड़ा बनाने वाला शिल्पकार है, घर बनाने वाला शिल्पकार है, बढ़ई का काम करने वाला शिल्पकार है, ठीक है ना, जूते बनाने वाला शिल्पकार है। तो ये सब क्या है, ये शिल्पकार है। अब व्यापारी जो वस्तुओं को खरीद रहा है, बेच रहा है, वो व्यापारी हो गया। ये अपने अपने समूहों में संगठित हो गए जिन्हें श्रेणियाँ कहा गया। भाई जो उत्पादन कर रहा है, अब धान का उत्पादन किया गया, धान को ले जा करके छोटे व्यापारी को बेचा, छोटे ने किसको बेचा, और बड़े को बेचा, और बड़े ने किसको बेचा, और आगे भी बेचा, उसने उसको एक्सपोर्ट कर दिया दूसरी जगह। तो इस तरीके से श्रेणियाँ बनने लगी। ये संगठन उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करते थे। श्रेणियों ने आर्थिक गतिविधि को व्यवस्थित किया और व्यापार में स्थिरता लाई। ये आधुनिक ग्रिड प्रणाली का आरंभिक रूप था। आज की जो ग्रिड प्रणाली आपको दिखाई देती है वो क्या है, कि कोई भी व्यक्ति उत्पादन करता है तो अपने वस्तु को कहाँ ले जाता है, मंडियों में। मंडी से फिर वो कहाँ जाते हैं, बड़े व्यापारी के पास, और फिर बड़े व्यापारी के पास, और फिर वो एक्सपोर्ट के लिए निकलता है। तो दुनिया के अलग अलग देशों में भी हम उसको बेचते हैं या खरीदते हैं, ठीक। तो इस तरीके से श्रेणियों का, ग्रिड सिस्टम का भी विकास हुआ। सामाजिक संरचना सबसे इम्पोर्टेंट रहा। ऋग्वैदिक काल में समाज कैसा था, सामाजिक एकरूपता थी, सामाजिक समानता थी। उत्तर वैदिक काल में आया तो क्या हो गया, सामाजिक विरूपता शुरू हो गई, ठीक है। जन्म के आधार पर लोगों को बांटा जाने लगा, वर्ण विभाजन की व्यवस्था शुरू हो गई। महाजनपद काल में भी वर्ण व्यवस्था और ज़्यादा सुदृढ़ हो गई। जो उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था शुरू हुई सामाजिक विकृति की, वो यहाँ आकर के और क्या हो गई, गहरी हो गई। और समाज 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक। सामाजिक असमानता बढ़ी। जाति व्यवस्था की जो नींव है वो क्या हुई, और मजबूत हुई। ये सामाजिक संरचना लंबे समय तक भारतीय समाज को प्रभावित करती रही और समाज के अंदर लोगों को विभाजित करती रही, सामाजिक व्यवस्था को कमज़ोर करती रही। और उसका परिणाम क्या हुआ कि भारतीय समाज एकजुट नहीं हो पाया। कई ऐसे मौके अब आपको इतिहास में देखने को मिलेंगे जिसमें सामाजिक विभाजन का खामियाजा पूरे के पूरे देश को भुगतना पड़ा, ठीक। और उसी सामाजिक एकरूपता को संवारने के लिए फिर क्या करना पड़ा, सामाजिक जागरण, ठीक है। उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया और वो 1800 से लेकर के 1900 तक, लगभग 100 सालों तक वो आंदोलन चलता रहा, जिसमें लोगों को जगाने का प्रयास किया गया। बाद में यही सारी व्यवस्थाएं कुरीति का रूप धारण कर लेंगी। इसमें कई तरीके की कुरीतियां जब प्रवेश करती चली जाएंगी, ठीक है, जिससे सामाजिक व्यवस्था जो है वो काफ़ी कमज़ोर और छिन्न भिन्न होती नज़र आती है। इसी समय में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। महाजनपद काल में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे, भगवान बुद्ध। महाजनपद काल का टाइम पीरियड क्या बताया गया था, महाजनपद 600 BC से लेकर के कहाँ तक, 300 BC, ठीक है। ये टाइम पीरियड है। इसी समय पीरियड में 600 BC में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। भगवान बुद्ध जो है वो इसके प्रवर्तक बने। उन्होंने अहिंसा का, मध्यम मार्ग का और 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। उन्होंने, बौद्ध धर्म ने कर्मकांडों का विरोध किया, क्योंकि समाज के अंदर जो कर्मकांड थे उन्होंने अपनी जड़ें बहुत गहरी कर ली थी, ठीक है, जिससे लोगों का जो जीवन था बहुत कठिन हो गया था। इन्होंने सरल जीवन पे जोर दिया और ये धर्म तेज़ी से फैला और समाज में इसने सुधार लाए। और आज भी दुनिया के बहुत से देश हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। चाइना है, जापान है, ठीक है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, वियतनाम है, कोरिया में साउथ कोरिया है। ऐसे बहुत से देश आप देखोगे जहां बौद्ध धर्म को मुख्य धर्म के रूप में, वहाँ इनके अनुयायी और फॉलोअर्स की संख्या बहुत है। उसी के साथ साथ जैन धर्म का भी उदय हुआ। इस
काल में जैन धर्म भी विकसित हुआ, जिसके प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। अहिंसा, सत्य और तपस्या पे इन्होंने जोर दिया। जैन धर्म ने भी सामाजिक असमानता और कर्मकांडों का विरोध किया। ये धर्म व्यापारी वर्ग में विशेष रूप से लोकप्रिय हुआ, जैन धर्म। क्लियर? अगर महाजनपद काल के कर प्रणाली की बात किया जाए तो इसमें कर प्रणाली विकसित हो गई। ऋग्वैदिक काल में जो व्यवस्था थी उसको बलि नाम दिया जाता था, वो स्वेच्छा से दी जाती थी, जिसकी मर्जी वो राजा को कर दे, जितनी मर्जी उतनी दे। लेकिन अब आते आते सिस्टमेटिक कर प्रणाली डेवलप हो गई, इतना तो टैक्स देना ही पड़ेगा। ठीक है, किसान, व्यापारी, कारीगर राजा को कर देते थे। करों का जो उपयोग होता था वो प्रशासन के लिए, सेना के लिए, सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए किया जाता था। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और शासन व्यवस्थित हुआ। ठीक है, सेना का गठन हुआ, सेना से विस्तार राज्य का किया जाने लगा, राज्य की सुरक्षा की जाने लगी, ये सारी व्यवस्थाएं निकल के आईं। अस्थाई सेना, राजा के पास अस्थाई सेना होने लगी, जिसमें पैदल सैनिक, घुड़सवार, रथ शामिल थे। ठीक है, सेना का उपयोग राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए किया जाता था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इससे युद्ध अधिक संगठित और प्रभावी हो गए। ठीक है, जब अस्थाई सेना रखी जाएगी तो क्या होगा भाई, जहाँ चाहोगे जिसके पास अस्थाई सेना होगी, जब ज़रूरत पड़ी तब वो तुरंत मार्च कर जाएगी। अदरवाइज अस्थाई सेना नहीं है तो फिर आवाज़ लगाओगे, हमला हो गया तो आवाज़ लगाओगे, इकट्ठा करोगे, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे। ऐसे में सेना क्या होती थी, पहले से उसको सारी चीज़ें सिखाई गई है, उसके पास ट्रेनिंग है, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, तो उसका फ़ायदा मिलने लगा। जिसके पास अस्थाई सेना होती थी, ट्रेंड होती थी, उसको रेगुलर पेमेंट मिलता था, उत्साहित होती थी, तो फिर वो अपने आप को राज्य के विस्तार करने और आगे बढ़ाने में ज़्यादा सक्षम और सफल होता था। प्रशासनिक व्यवस्था की अगर बात किया जाए तो महाजनपदों में प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई। ठीक है, राजा के अधीन मंत्री, अधिकारी और कर्मचारी होते थे। वो कर संग्रहण, न्याय और शासन कार्यों को संभालते थे। इससे शासन अधिक संगठित और प्रभावी बना। बात समझ में आई? बात क्लियर है? तो प्रशासनिक व्यवस्था जैसे सेना के लिए व्यवस्था किया गया, वैसे ही इसमें प्रशासनिक व्यवस्था भी अच्छी तरीके से विकसित हो गई, ताकि सब प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहे। ठीक है, इसमें मंत्री बनाए गए, अधिकारी बनाए गए, कर्मचारी बनाए गए, ताकि सबके साथ न्याय हो सके, समानता हो सके, सुरक्षा हो सके, एक पर्टिकुलर प्रॉपर सिस्टम बनाया जा सके। कर का संग्रहण करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई। जो कलेक्टर होता है ज़िले का, वो कर संग्रहण के लिए उसका नाम ही कलेक्टर है। ठीक है, न्याय के लिए, शासन के कार्यों को संभालने के लिए ये सारी व्यवस्थाएं दी गई। इससे शासन क्या हुआ, अधिक संगठित हो गया, प्रभावी हो गया, और जो राजा की स्थिति है वो क्या हो गई, और मजबूत होती चली गई। क्लियर? यस सर। तो हम क्या देख रहे हैं, महाजनपद काल। ठीक है, 20 कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स आपने देख लिए। यस सर। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में।